ये सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी शक्ति को बढ़ाना था। केवल पर्याप्त शक्ति के साथ ही वह उन कई चीजों को कर सकती थी जो वह करना चाहती थी और उनकी रक्षा कर सकती थी जिन्हें वह बचाना चाहती थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युद्ध समर्थक गुट ने महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय जैसे आत्मसमर्पण गुट के खिलाफ अब तक कोई शुद्धिकरण अभियान क्यों नहीं चलाया है? इसका कारण यही है कि युद्ध समर्थक गुट की शक्ति अभी पर्याप्त नहीं है। यदि युद्ध समर्थक गुट की शक्ति तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त होती तो वे निश्चित रूप से महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय जैसे आत्मसमर्पण गुट को दक्षिणी स्वर्ग मंडल में मौजूद रहने की अनुमति नहीं देते। इस दुनिया में अंततः शक्ति की ही जीत होती है। विराट द्वारा प्रदान किए गए पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर जैसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधनों के साथ उसकी शक्ति में सुधार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार जब वह गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर लेगी तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। उसकी वर्तमान शक्ति गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के बराबर है। जब वह उस स्तर तक पहुंच जाएगी तो वह संभवतः गुरु प्रमुख लोहित जैसे गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम होगी। ऐसी शक्ति दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अजेयता का प्रतिनिधित्व करती है। उस समय दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के प्रमुख सूर्यभान भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। वह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में निडर हो जाएगी। यदि वह गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर को पार कर लेती है तो वह संभवतः अकेले ही पूरे तिमिर मंडल का सफाया कर सकती है। विराट द्वारा प्रदान किए गए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों की मदद से यह कोई असंभव उपलब्धि नहीं है। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप श्रवण वर्षा विद्यापीठ। एक गगनभेदी गर्जना के साथ तपोवन शिखर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत असाधारण दृश्य उत्पन्न हुए। आकाश से अनंत सुनहरा प्रकाश उतरा जिसने तपोवन शिखर को रोशन कर दिया। तपोवन शिखर के चारों ओर साधना ऊर्जा की अनगिनत धाराएं अनायास ही प्रकट हो गईं। कितनी आश्चर्यजनक हलचल है! किसने सफलता प्राप्त की? वह दिशा तपोवन शिखर की है। इतनी बड़ी हलचल पैदा करने वाला और कौन हो सकता है? यह निश्चित रूप से वरिष्ठ बहन तन्वी होंगी। वरिष्ठ बहन तन्वी पहले से ही अमरलोक के 8वें स्तर पर है। यदि वास्तव में उन्होंने ही सफलता प्राप्त की है तो वह 9वें स्तर पर पहुंच गई है। इस दृश्य को देखते हुए यह संभवतः वरिष्ठ बहन तन्वी ही है जिन्होंने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है। केवल 30 वर्षों से कुछ अधिक समय में वरिष्ठ बहन तन्वी ने अमरलोक के 6ठे स्तर से 9वें स्तर तक छलांग लगाई है। इतनी आश्चर्यजनक साधना गति संभवतः पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अभूतपूर्व है। वरिष्ठ बहन तन्वी को दक्षिणी स्वर्ग मंडल की नंबर 1 योद्धा प्रतिभा माना जा सकता है। वरिष्ठ बहन तन्वी की योद्धा प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है, लेकिन उन्हें दक्षिणी स्वर्ग मंडल की नंबर 1 प्रतिभा कहना विचारणीय है। बकवास! मुझे बताओ, दक्षिणी स्वर्ग मंडल में किसकी योद्धा प्रतिभा वरिष्ठ बहन तन्वी से तुलना कर सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि कुंवर वन वीर की योद्धा प्रतिभा वरिष्ठ बहन तन्वी से कमजोर नहीं हो सकती है। हालांकि कुंवर वन वीर की साधना अब भी कम है, लेकिन कौन कह सकता है कि भविष्य में वह वरिष्ठ बहन तन्वी को पीछे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तुम जीते, लेकिन वैसे भी वे दोनों साधना साथी हैं, इसीलिए किसकी प्रतिभा अधिक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तपोवन शिखर से उठी इस आश्चर्यजनक हलचल ने पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ को चौंका दिया। हालांकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अधिकांश शिष्य वर्तमान में श्यामचंद्र संप्रदाय के बचे हुए लोगों का शिकार करने और उन्हें खत्म करने के लिए बाहर थे, लेकिन कई शिष्य विद्यापीठ लौट आए थे। श्रवण वर्षा विद्यापीठ अमर खड्ग संप्रदाय, दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल के संयुक्त अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में श्यामचंद्र संप्रदाय के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। इस अभियान में श्यामचंद्र संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी जीवन शक्ति गंभीर रूप से नष्ट हो गई। श्यामचंद्र संप्रदाय के कई बचे हुए लोग खतरनाक और वीरान जगहों पर या महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय की ओर भाग गए और अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सके। इस अभियान ने श्यामचंद्र संप्रदाय की अधिकांश शक्ति को मिटा दिया है, जो एक विनाशकारी झटका है। यद्यपि श्यामचंद्र संप्रदाय के कुछ अंश अभी भी बचे हैं, लेकिन आने वाले लंबे समय तक उनके कुछ भी बड़ा करने की संभावना नहीं है। यह देखकर कि श्यामचंद्र संप्रदाय के बचे हुए लोगों का कोई निशान खोजना मुश्किल था, श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुछ शिष्य विद्यापीठ लौट आए। इस क्षण तपोवन शिखर से उत्पन्न हो रहे आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर वे सभी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। तन्वी का अमरलोक के 9वें स्तर तक पहुंचना श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तपोवन शिखर। हरे वस्त्र पहने एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आकृति धीरे धीरे तपोवन शिखर से ऊपर उठी। उसके सिर के ऊपर से 65 लाल कमल साधना पुष्प ऊपर उठे और आकाश में अनंत सुनहरे प्रकाश में विलीन हो गए। ये 65 लाल कमल साधना पुष्प अनंत सुनहरे प्रकाश में खुल गए। काफी देर बाद आकाश में अनंत सुनहरा प्रकाश तपोवन शिखर के चारों ओर असीम साधना ऊर्जा के साथ उसके सिर के ऊपर एकत्रित हो गया और अंततः 74 साधना पुष्पों में संघनित हो गया। सफेद रंग की आभा लिए हुए हल्के गुलाबी रंग के ये 74 साधना पुष्प अब आधे से ज्यादा शुद्ध सफेद हो चुके थे। हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये 74 साधना पुष्प अंततः धीरे धीरे तन्वी के शरीर में विलीन हो गए और दुनिया में हो रही अजीबोगरीब घटनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। तन्वी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी सुंदर आंखों से अब असीम साधना भाव छलक रहा था। उसकी आंखें पहले से ही बहुत सुंदर थीं, लेकिन अब वे और भी अधिक मनमोहक लग रही थीं। बस एक नजर ही किसी को भी प्यार में डालने के लिए काफी थी। तन्वी, बधाई हो। तन्वी को अमरलोक के 9वें स्तर पर पहुंचते देख श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे बधाई दी। तन्वी की आज की उपलब्धियां सब मेरे पतिदेव की कृपा के कारण हैं। विराट की बधाई सुनकर तन्वी ने शर्माते हुए कहा, हम पति पत्नी हमेशा इतनी औपचारिकता से क्यों बात करते हैं? यह सुनकर
श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत कठोर चेहरा बनाते हुए कहा, तन्वी, क्या तुम फिर से पारिवारिक अनुशासन का पाठ पढ़ना चाहती हो? ऐसा कहते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ उठाया, जैसे कि उसके नाजुक बदन पर हल्का सा थप्पड़ जड़ने वाले हों। पतिदेव, अभी शायद अनगिनत लोग तपोवन शिखर की ओर देख रहे होंगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट की इस हरकत को देखकर तन्वी बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उसने जल्दी से विनती भरे भाव से कहा, अगर विराट श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अनगिनत शिष्यों के सामने उसे उस जगह थप्पड़ मारते तो वह फिर कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाती। हालांकि वह शर्म से पानी पानी हो रही थी, लेकिन उसमें विराट को रोकने की हिम्मत नहीं थी और वह केवल उनसे विनती कर सकती थी। भले ही उसकी वर्तमान शक्ति विराट से कई गुना अधिक थी, फिर भी उसने उनकी इच्छा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। उनके कार्यों को रोकने के लिए पहल करना तो दूर की बात थी। तन्वी की बात सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। हाँ, मैं तो बस अपनी तन्वी के साथ मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हंसते हुए कहा। वह तन्वी के साथ बेतकल्लुफ रहने का आदी था। इसके अलावा तन्वी को चिढ़ाना और उसका वह अविश्वसनीय रूप से शर्मीला और संकोची रूप देखना उसे एक बड़ी उपलब्धि का एहसास कराता था। आखिरकार उसके आसपास की ज्यादातर महिलाएं तेज तर्रार स्वभाव की थीं और वह उनमें से कई को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इतनी सारी महिलाओं में वह केवल तन्वी को चिढ़ाने की हिम्मत करता था, क्योंकि वह तन्वी को चिढ़ाने का इतना आदी हो चुका था कि वह अवसर और जगह लगभग भूल ही गया था। मेरे पतिदेव केवल अपनी तन्वी को सताना जानते हैं। तन्वी ने अपनी आंखों में एक प्यारी सी नाराजगी दिखाते हुए कहा और उसे तिरछी नजर से देखा। क्या हुआ तन्वी, क्या तुम क्रोधित हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। तन्वी अपने पतिदेव से क्रोधित होने की हिम्मत कैसे कर सकती है? जब तक पतिदेव उसे नहीं सताते तन्वी संतुष्ट है। तन्वी ने एक नखरे भरी आवाज के साथ उत्तर दिया। तन्वी, तुमने सच में अपने पतिदेव के साथ अन्याय किया है। मैंने तुम्हें कब सताया? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी की बातें सुनकर तुरंत मासूमियत से कहा। तन्वी ने उसकी ओर आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा। इस क्षण श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कई शिष्य पहले से ही तपोवन शिखर की ओर उड़ते हुए आ रहे थे। इन परिस्थितियों में वह विराट के साथ छेड़खानी जारी नहीं रख सकती थी। आखिरकार वह अब श्रवण वर्षा विद्यापीठ की कार्यवाहक कुलपति थी और उसे अभी भी शिष्यों के सामने अपनी गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता थी। वरिष्ठ बहन तन्वी, बधाई हो। वरिष्ठ बहन तन्वी ने वास्तव में इतनी जल्दी अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है। ऐसी योद्धा प्रतिभा वास्तव में प्रशंसनीय है। वरिष्ठ बहन तन्वी की योद्धा प्रतिभा को दक्षिणी स्वर्ग मंडल की नंबर 1 प्रतिभा माना जा सकता है। वरिष्ठ बहन तन्वी की योद्धा प्रतिभा के साथ वह न केवल इस युग की नंबर 1 प्रतिभा है, बल्कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लंबे इतिहास में भी उन्हें नंबर 1 प्रतिभा माना जा सकता है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों का एक समूह तन्वी को बधाई देने के लिए तपोवन शिखर पर आया। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के इन शिष्यों ने तन्वी की जमकर प्रशंसा की। सबसे पहली बात, तन्वी अब श्रवण वर्षा विद्यापीठ में एक उच्च पद और बड़ी शक्ति रखती है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक के अलावा किसी का भी अधिकार तन्वी की तुलना में नहीं हो सकता। इसके अलावा तन्वी के पास अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधि अमर औषधि को वितरित करने की शक्ति भी है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में एल्डर्स से लेकर सबसे साधारण शिष्यों तक किसी ने भी तन्वी को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा तन्वी की योद्धा प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक थी। तन्वी की उनकी प्रशंसा केवल चापलूसी नहीं थी, वे वास्तव में उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। आखिरकार दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कोई भी तन्वी की योद्धा प्रतिभा का मुकाबला नहीं कर सकता था। न केवल दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी, बल्कि उसके साधना स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। इसलिए तन्वी को दक्षिणी स्वर्ग मंडल की नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। बेशक इसमें वनवीर शामिल नहीं थे। उनकी दृष्टि में वनवीर की राक्षसी प्रतिभा आम लोगों की समझ से परे थी। बधाई के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों की बधाई का सामना करते हुए तन्वी ने एक एक करके अभिवादन का उत्तर दिया। हालांकि वह अब श्रवण वर्षा विद्यापीठ में एक उच्च पद और बड़ी शक्ति रखती थी, लेकिन उसने कोई घमंड नहीं दिखाया। अपनी गरिमा बनाए रखते हुए वह अपने साथी शिष्यों के लिए सुलभ रही। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र, स्वर्ण लौह पर्वत, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। तन्वी द्वारा अमरलोक के 9वें स्तर को पार करने के बाद विराट ने अपने खजाने में से एक निम्न श्रेणी का रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र लंबी तलवार और एक निम्न श्रेणी का रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र चुना और उन्हें एक पुतला अवतार को दे दिया। पुतला अवतार को निर्देश दिया कि वह इन खजानों को निर्मल अवतार तक पहुंचा दे। चूंकि तन्वी ने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया था, इसलिए उसके पति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उसे बधाई के तौर पर कुछ उपहार देना चाहता था। हालांकि विराट अक्सर तन्वी को चिढ़ाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। इसके विपरीत उसके निर्मल अवतार ने उनके दैनिक मेलजोल के माध्यम से तन्वी के लिए बहुत गहरा स्नेह विकसित कर लिया था। तन्वी के साथ उसका बंधन निहारिका, शुभांगी, शालिनी और यामिनी के तुलनीय था। पहले जब उसने और स्वरा ने सेना में शामिल होकर चक्र महाद्वीप में नवमंडल परम दानव के प्रथम स्तर के रहस्य शून्य लोक के अवतार को मार गिराया था, तो उन्होंने उस अवतार के स्थानिक जादुई खजाने से काफी मात्रा में रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। स्वरा ने इन्हें अपने पास नहीं रखा, बल्कि वे सब विराट को दे दिए। आखिरकार उसने काल अग्नि भवन में रहते हुए पहले ही काल अग्नि खड्ग और रहस्य वस्त्र, 2 निम्न श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। अधिक रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का कोई खास मतलब नहीं था।
इसलिए स्वरा ने मूल रूप से नवमंडल परम दानव के प्रथम स्तर के रहस्य शून्य लोक अवतार के स्थानिक जादुई खजाने से प्राप्त सभी खजाने विराट को दे दिए थे। बेशक उसने उन्हें मुफ्त में नहीं दिया था। वह चाहती थी कि विराट इन खजानों को संबंधित युद्ध गुणों में परिवर्तित करे और उन्हें उसके नाम पर दर्ज करे। तलवार संप्रदाय में युद्ध गुण अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। पर्याप्त युद्ध गुणों के साथ कोई भी तलवार संप्रदाय के भीतर अपनी मनचाही लगभग कोई भी चीज प्राप्त कर सकता था। इसलिए स्वरा ने लगन से अपने युद्ध गुण जमा किए। यद्यपि स्वरा के युद्ध गुण पहले से ही एक खगोलीय आंकड़ा थे, कोई भी कभी नहीं सोचता कि उनके पास बहुत अधिक हैं। विशेषकर जब उसका साधना स्तर बढ़ा तो विभिन्न संसाधनों की उसकी खपत भी बढ़ गई। केवल पर्याप्त युद्ध गुणों के साथ ही वह विराट से इन अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी साधना संसाधनों, पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर की पर्याप्त मात्रा में अदला बदली कर सकती थी। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ। तन्वी, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के जो शिष्य तन्वी को बधाई देने आए थे, उनके तपोवन शिखर से जाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी से कहा, पतिदेव आप कहाँ जा रहे हैं? विराट की बातें सुनकर तन्वी का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से पूछा, तन्वी चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। उसके मुख्य शरीर ने उसे एक पुतला अवतार के माध्यम से 2 निम्न श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, कुछ पन्ना मज्जा अमृत और कुछ अमर औषधियां तथा नवजीवन संजीवनी गोलियां भेजी थीं। उसे उस पुतला अवतार से उन खजानों और संसाधनों को लेने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ से बाहर जाने की आवश्यकता थी। पतिदेव तो फिर सावधान रहिएगा। विराट की बातें सुनकर तन्वी की सुंदर आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वह विराट के अकेले श्रवण वर्षा विद्यापीठ से बाहर जाने को लेकर चिंतित थी, लेकिन वह उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे सांत्वना देते हुए उसके बालों को धीरे से सहलाया। तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना ठिकाना छिपा लिया और चुपचाप श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल गया। भले ही श्रवण वर्षा विद्यापीठ अब अनिवार्य रूप से तन्वी के नियंत्रण में था और सिंघानिया परिवार की शक्ति को बहुत दबा दिया गया था, विराट अभी भी नहीं चाहता था कि उसके ठिकाने के बारे में दूसरों को पता चले। श्वेत वस्त्रधारी विराट अच्छी तरह जानता था कि कितनी आंखें छुपकर उसके निर्मल अवतार पर नजर रखे हुए हैं। यदि उसके ठिकाने के बारे में दूसरों को पता चल गया तो जो लोग उसकी जान लेना चाहते थे वे उससे निपटने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। महाविजय नगर में श्यामचंद्र संप्रदाय द्वारा धोखा दिए जाने के बाद से श्वेत वस्त्रधारी विराट इस संबंध में और भी अधिक सतर्क हो गया था। अपना ठिकाना छिपाते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट चुपचाप श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल गया और अपने मुख्य शरीर द्वारा भेजे गए पुतला अवतार से मिलने के लिए एक एकांत स्थान पर गया। पुतला अवतार से उसने अपने मुख्य शरीर द्वारा भेजे गए खजाने और संसाधन प्राप्त किए। इन खजानों और संसाधनों को प्राप्त करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट बाहर नहीं रुका और तुरंत श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस जाने के लिए निकल पड़ा। पतिदेव आप वापस आ गए। श्वेत वस्त्रधारी विराट को इतनी जल्दी लौटते देख तन्वी बहुत खुश हुई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं और जल्द ही वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर था कि आप अब अपनी तन्वी को नहीं चाहेंगे। तन्वी श्वेत वस्त्रधारी विराट की बाहों में आ गिरी और नखरे दिखाते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं अपनी तन्वी को कैसे छोड़ सकता हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसके बालों को धीरे से सहलाया और मुस्कुराया। वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे के आगोश में रहे, इससे पहले कि विराट ने उसे धीरे से उठाया। तन्वी, इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, विराट ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा। कैसा उपहार? तन्वी ने उत्सुकता से पूछा। देखो, विराट ने अपना हाथ लहराया और एक शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरती लंबी तलवार और एक शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरता रक्षात्मक वस्त्र उनके सामने प्रकट हुए। यह एक रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र है। तन्वी चौंक गई। बिल्कुल सही, यह वास्तव में एक रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र है, विराट मुस्कुराया। तन्वी, ये दोनों उपहार तुम्हारे लिए हैं, अमरलोक के 9वें स्तर तक पहुंचने की तुम्हारी उपलब्धि के लिए एक बधाई उपहार के रूप में। क्या तुम्हें ये पसंद आए? पतिदेव, ये दोनों उपहार बहुत कीमती हैं, तन्वी इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। तन्वी काफी देर तक सदमे में रही, फिर उसने अंततः अपना सिर हिलाया और कहा, क्या हुआ तन्वी, क्या तुम्हें ये दोनों उपहार पसंद नहीं आए? ये सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, मेरे पतिदेव की कृपा मेरे दिल को छू गई है और मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इस कृपा के योग्य हूं? तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा, उसकी सुंदर आंखें भावनाओं से भरी थीं। मेरे पतिदेव का यह एहसान ऐसा है जिसे मैं जीवन भर नहीं चुका सकती। मैं उनसे ऐसे कीमती उपहार स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? एक रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, क्या अमूल्य खजाना है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में यहाँ तक कि गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए भी एक रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र प्राप्त करना आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि उसके गुरु श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सम्मानित कुलपति मयंक के पास भी केवल एक निम्न श्रेणी का रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, एक लंबी तलवार थी। यहाँ तक कि उसके गुरु जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के पास भी रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र नहीं था। इससे पता चलता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र कितने दुर्लभ हैं। अब श्वेत वस्त्रधारी विराट ने वास्तव में उसे एक साथ 2 निम्न श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र दिए थे और उनमें से एक रक्षात्मक वस्त्र भी था। वह इतने कीमती खजाने को स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? उसे विराट से पहले ही पर्याप्त कृपा मिल चुकी थी। भले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, वह उसकी अपार कृपा का बदला नहीं चुका सकती थी।
उसने अभी तक उसके पिछले उपकारों का भी भुगतान नहीं किया था, वह उससे फिर से इतना बड़ा एहसान कैसे ले सकती थी? तन्वी, चूंकि यह तुम्हें दिया गया है तो इसे रख लो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हालांकि तुमने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है और तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई है, लेकिन तुम अभी भी एक सच्चे गहन शून्य लोक विशेषज्ञ होने से काफी दूर हो। हाँ, तन्वी को अब विश्वास है कि वह गहन शून्य लोक से नीचे के किसी भी योद्धा का निडर होकर सामना कर सकती है, लेकिन एक सच्चे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ से मुकाबला करना अभी भी दूर की कौड़ी है। तन्वी ने सहमति में सिर हिलाया। अमरलोक के 9वें स्तर को पार करने के बाद उसकी शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे विश्वास था कि वह अस्थि भक्षक अघोरी जैसे अनुभवी अर्धचरण गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ को हरा सकती है या यहाँ तक कि मार भी सकती है। हालांकि वह अभी भी एक सच्चे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ का मुकाबला करने में सक्षम होने से बहुत दूर थी। गहन शून्य लोक के नीचे के योद्धाओं और सच्चे गहन शून्य लोक विशेषज्ञों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। इस दुस्तर खाई को आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। शायद एक दिन जब वह अर्धचरण गहन शून्य लोक में पहुंच जाएगी तो उसके पास एक सच्चे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ से मुकाबला करने की शक्ति होगी, लेकिन अब अपनी शक्ति के साथ वह ऐसा नहीं कर सकती थी। यदि तुम्हारे पास ये 2 रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र हों तो क्या तुम एक गहन शून्य लोक विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकती हो? तन्वी की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उससे पूछा। यह तन्वी भी नहीं जानती। तन्वी ने कुछ देर सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, यद्यपि वह जानती थी कि रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र की शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, लेकिन उसने पहले कभी इसका उपयोग नहीं किया था। इसलिए वह नहीं जानती थी कि इसे धारण करने के बाद वह कितनी युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तन्वी, ये 2 रहस्यमय दिव्य अस्त्र मेरे लिए बहुत कम काम के हैं, लेकिन इन्हें तुम्हें देने से ये अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, इन 2 रहस्यमय दिव्य अस्त्रों के साथ तुम्हारी युद्ध शक्ति काफी बढ़ जाएगी। इस तरह तुम श्रवण वर्षा विद्यापीठ की बेहतर रक्षा कर सकती हो। कुलपति मयंक लंबे समय तक दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में नहीं रह सकते। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के श्यामचंद्र संप्रदाय के शुद्धिकरण के समाप्त होने के बाद उन्हें अंततः दक्षिणी स्वर्ग मंडल की अग्रिम पंक्तियों में लौटना होगा। अंततः श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सुरक्षा संभवतः तुम पर ही निर्भर करेगी। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल अभी काफी शांतिपूर्ण लगता है, फिर भी छिपी हुई धाराएं अप्रत्याशित हैं और तुम्हें श्रवण वर्षा विद्यापीठ की रक्षा के लिए और भी अधिक युद्ध शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए कृपया इन 2 रहस्यमय दिव्य अस्त्रों को मना मत करो। पतिदेव, मैं आपकी जो आर्णी हूं उसे मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका सकती। विराट की बातें सुनकर तन्वी एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सकी। क्या बात है? क्या मेरी तन्वी मेरे उपकार चुकाने के बाद भाग जाने की योजना बना रही है? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी पतली कमर में अपनी बाहें लपेट लीं और मुस्कुराते हुए पूछा। पतिदेव फिर से तन्वी को चिढ़ा रहे हैं? तन्वी नखरे से जवाब दिए बिना नहीं रह सकी। जब तक पतिदेव तन्वी को नापसंद नहीं करते, तन्वी आपकी दासी बनने को तैयार है। तन्वी को इस बात का डर है कि एक दिन पतिदेव तन्वी से ऊब जाएंगे और उसे दूर भगा देंगे। तन्वी हमेशा ख्यालों में खोई रहती है। तन्वी जैसी सुंदरता वह है जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं लेकिन पा नहीं सकते। मैं उसे दूर भेजने का मन कैसे बना सकता हूँ? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरे से उसके सुंदर चेहरे को छुआ और हंस पड़ा। मेरे पतिदेव के आसपास इतनी सुंदरियां होने के कारण मेरा यह साधारण रूप संभवतः उनकी नजर में महत्वहीन है, तन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा। दूसरों के सामने वह अपने रूप रंग को लेकर काफी आत्मविश्वासी थी, लेकिन विराट के सामने उसे अपने रूप रंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि विराट ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे सुंदरता से लुभाया जा सके। विराट को दशकों से जानने के बाद वह उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। स्नेह की नींव के बिना चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, विराट के लिए यह पूरी तरह से बेकार था। उनके रिश्ते के शुरुआती दिनों में विराट उसकी सुंदरता से पूरी तरह अप्रभावित था। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि शशांक ने मोहिनी कीट का उपयोग करके उसे धोखा नहीं दिया और भाग्य के एक मोड़ से विराट के साथ उसके संबंध नहीं बन गए। तब उनके बीच धीरे धीरे भावनाएं विकसित होने लगीं। तन्वी को यह विश्वास नहीं था कि अकेले उसकी सुंदरता विराट को बांध सकती है। तन्वी, ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और इन 2 रहस्य शून्य दिव्य अस्त्रों को परिष्कृत करो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसके सुंदर चेहरे को छुआ और मुस्कुराया। विराट की बातें सुनकर इस बार तन्वी ने फिर से मना नहीं किया। उसने विराट द्वारा दिए गए 2 निम्न श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्रों को स्वीकार कर लिया और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अगर यह सिर्फ उसके लिए होता तो वह कभी भी विराट से इतना कीमती उपहार स्वीकार नहीं करती। 2 रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र और उनमें से एक रक्षात्मक रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र भी था। ऐसा खजाना एक सच्चे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा। यदि इन 2 रहस्य शून्य दिव्य अस्त्रों को दक्षिणी स्वर्ग मंडल में रखा जाता तो वे निश्चित रूप से गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के बीच बहुत प्रतिस्पर्धा पैदा करते। उसे वास्तव में साफ विवेक के साथ ऐसे खजाने को स्वीकार करना मुश्किल लगा। हालांकि चूंकि विराट ने पहले ही श्रवण वर्षा विद्यापीठ का जिक्र किया था, इसलिए उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विराट सही कह रहा था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल सतह पर शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन वास्तविकता में भीतर ही भीतर उथल पुथल मची हुई थी। लॉर्ड जयचंद और पशुपति दोनों ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया था और इन 2 आत्मसमर्पण गुटों की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर भी खतरे हर जगह छिपे हुए थे।
यद्यपि मयंक ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कई शिष्यों ने अमर औषधि की मदद से अपनी शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी, जिसके परिणाम स्वरूप श्रवण वर्षा विद्यापीठ की समग्र शक्ति को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। शमशेर ने भी उसी समय गहन शून्य लोक को पार कर लिया था। सिंघानिया परिवार श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर एक छिपा हुआ और बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इस तरह का घातक ट्यूमर किसी भी समय श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए न तो श्रवण वर्षा विद्यापीठ और न ही पूरा दक्षिणी स्वर्ग मंडल शांति से दूर है। शांत दिखने वाली सतह के नीचे भीतर की धाराएं और भी अधिक तेजी से उमड़ रही होंगी। इसलिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ और विराट की रक्षा के लिए उसे वास्तव में अधिक शक्ति की आवश्यकता है। विराट की योद्धा प्रतिभा दक्षिणी स्वर्ग मंडल में वास्तव में अभूतपूर्व है। पर्याप्त समय दिया जाए तो विराट निस्संदेह एक विशाल व्यक्ति बन जाएगा जो अपनी पीढ़ी पर हावी होगा। लेकिन दुर्भाग्य से विराट का वर्तमान साधना स्तर अभी भी बहुत कम है। वर्तमान दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अपनी रक्षा करने के लिए उसकी शक्ति अपर्याप्त थी। विराट की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी भी उसी की थी। मयंक ने उसे बार बार निर्देश दिया था कि विराट की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसे हर कीमत पर विराट की रक्षा करनी थी और वह किसी भी हाल में उसे खतरे में नहीं पड़ने दे सकती थी। वह यह भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि महाविजयनगर की घटनाएं खुद को दोहराएं। यदि उसके पास ये दो रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र होते तो वह विराट की बेहतर रक्षा कर सकती थी। यह सोचकर तन्वी को काफी बेहतर महसूस हुआ। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप, पंच अग्नि संप्रदाय। युवराज युवराज एल्डर हरीश उस कक्ष में भागते हुए आए जहां युवराज चिराग एकांतवास में थे और बार बार पुकारने लगे। क्या बात है, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? युवराज चिराग ने अपनी आंखें खोली, उनकी ओर देखा और त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। युवराज, तन्वी ने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है। एल्डर हरीश ने कहा। आपने क्या कहा? तन्वी ने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है। यह सुनकर युवराज चिराग अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। उनका चेहरा सदमे से भरा था। इस क्षण वह अपना संयम नहीं बनाए रख सके। हाँ, एल्डर हरीश ने कहा। इसके अलावा मैंने सुना है कि जब उसने अमरलोक के 9वें स्तर को पार किया तो उसने पूरे 74 साधना पुष्पों को संघनित किया। यह कैसे संभव है? युवराज चिराग ने अविश्वास के साथ कहा। उसने अमरलोक के 8वें स्तर को पार किया था और केवल थोड़ा ही समय बीता है, फिर भी उसने 9वें स्तर को पार कर लिया है। साधना की ऐसी गति बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसके अलावा तन्वी की साधना की गति इतनी तेज है, फिर भी यह उसकी योद्धा नींव को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है। यहाँ तक कि जब उसने अमरलोक के 9वें स्तर को पार किया तो उसने पूरे 74 साधना पुष्पों को संघनित कर दिया। वो पूरे 74 साधना पुष्प हैं। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूरे इतिहास में ऐसे गिने चुने योद्धा ही हैं जो इतने सारे साधना पुष्पों को संघनित करने में सक्षम हुए हैं। जब मैंने पहली बार यह खबर सुनी तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, एल्डर हरीश ने कहा। लेकिन बार बार पूछताछ के बाद यह पुष्टि हो गई है कि यह बात बिल्कुल सच है। यह शायद पहले ही पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में फैल चुका है। उस औरत को ऐसा कौन सा महान अवसर मिल गया? उसकी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? एल्डर हरीश की बातें सुनकर युवराज चिराग ने बेहद भद्दे भाव से कहा। तन्वी का अमरलोक के 9वें स्तर तक पहुंचना उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। गुप्त क्षेत्र में ज्वाला पर्वत श्रृंखला के भूमिगत मैग्मा में उनके, तन्वी और वनवीर के बीच काफी दुश्मनी हो गई थी। इसके अलावा तन्वी और वनवीर ने चुपके से कुछ अज्ञात साधनों का उपयोग करके रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि को चुरा लिया था। तन्वी और वनवीर के साथ उनकी दुश्मनी बहुत गहरी थी। वह अभी भी सोच रहा था कि एक दिन वह वनवीर से रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि वापस ले लेगा। लेकिन अब जब तन्वी ने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है तो उसके लिए वनवीर के हाथों से रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि वापस लेना मूल रूप से असंभव है। जब तन्वी अमरलोक के 8वें स्तर पर थी तो उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही अत्यंत प्रबल थी। सप्तघातक रहस्य ज्वाला के साथ भी वह शायद मुश्किल से ही उसका मुकाबला कर पाता। अब तन्वी उससे एक स्तर ऊपर है और उसके खिलाफ उसका कोई मौका नहीं है। युवराज, अब हमें क्या करना चाहिए? एल्डर हरीश ने युवराज चिराग से पूछा। शायद हमारे पास फिर से उस जगह पर वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, युवराज चिराग ने उदास स्वर में कहा। युवराज, आप फिर से सप्तघातक वर्जित भूमि में जाना चाहते हैं? यह सुनकर एल्डर हरीश चौंक गए। बिल्कुल, युवराज चिराग ने सिर हिलाया और कहा। मैं इस तरह जारी नहीं रख सकता, अन्यथा अगले 10 वर्षों या उससे अधिक समय में मुझे डर है कि मैं तन्वी की परछाई भी नहीं देख पाऊंगा। वनवीर से रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि वापस लेना तो दूर की बात है, मुझे फिर से सप्तघातक वर्जित भूमि में जाना ही होगा। यदि मैं वहां अधिक से अधिक अवसर प्राप्त कर सका तो मुझे तन्वी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। सप्तघातक वर्जित भूमि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप पर एक अत्यंत खतरनाक और जोखिम भरा स्थान है। यहाँ तक कि एक अर्धचरण गहन शून्य लोक विशेषज्ञ जो इसमें प्रवेश करता है वह भी शायद जीवित बाहर ना आ पाए। हालांकि यद्यपि यह वर्जित भूमि अत्यंत खतरनाक है, लेकिन यह अवसरों से भी भरी हुई है। उसे अपनी सप्तघातक रहस्य ज्वाला सप्तघातक वर्जित भूमि में ही मिली थी। बेशक जब उसने पहली बार सप्तघातक वर्जित भूमि में प्रवेश किया था तो सप्तघातक रहस्य ज्वाला प्राप्त करने से पहले वह अनगिनत बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। युवराज, सप्तघातक वर्जित भूमि अत्यंत खतरनाक है। क्या आपके लिए इसमें फिर से प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा नहीं है? युवराज चिराग की बातें सुनकर एल्डर हरीश ने चिंतित भाव से कहा। भाग्य वीरों का साथ देता है, जोखिम उठाए बिना कोई बड़े अवसर कैसे प्राप्त कर सकता है? युवराज चिराग ने उदास दृष्टि से कहा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल वर्तमान में उथल पुथल में है। तन्वी, मयंक, हिमानी और एल्डर स्वयंभू जैसे लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी साधना छलांग लगाकर आगे बढ़ रही है। यदि मेरी साधना इस तरह स्थिर रहती है तो वह दिन दूर नहीं जब मैं बहुत पीछे छूट जाऊंगा। पंच अग्नि संप्रदाय के युवा प्रमुख के रूप में मैं चिराग
दूसरों से कैसे पीछे रह सकता हूँ। पंच अग्नि संप्रदाय के युवा प्रमुख के रूप में युवराज चिराग हमेशा बहुत घमंडी और अभिमानी रहे हैं। अतीत में दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युवा पीढ़ी के बीच शायद ही कोई उनकी नजर में आता था। मयंक जैसे योद्धा प्रतिभावान भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। तन्वी और हिमानी जैसे योद्धाओं की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन अब तन्वी और हिमानी, जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करते थे, उनसे आगे निकल गई हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए वह शांत कैसे रह सकते थे? यह जानने के बावजूद कि सप्तघातक वर्जित भूमि अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी, उन्हें फिर भी वहां जाना ही पड़ा। एल्डर हरीश, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? युवराज चिराग ने एल्डर हरीश की ओर देखते हुए पूछा। यह युवराज, मेरे घाव अभी पूरी तरह से नहीं भरे हैं। आपके साथ जाने से संभवतः केवल बाधा ही उत्पन्न होगी। एल्डर हरीश ने उत्तर देने से पहले एक क्षण के लिए संकोच किया। वह बूढ़े थे, उनमें युवराज चिराग जैसी युवा पीढ़ियों के उत्साह की कमी थी। इसके अलावा गुप्त क्षेत्र के भीतर ज्वाला पर्वत श्रृंखला और लावा के समुद्र में मौत के करीब के अपने अनुभव के बाद वह मौत से और भी ज्यादा डरने लगे थे। सप्तघातक वर्जित भूमि दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर प्रकट हुए गुप्त क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थी। वह वहां अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने एक बार सप्तघातक वर्जित भूमि में युवराज चिराग का अनुसरण किया था, लेकिन वह अनुभव अविस्मरणीय था। आज भी जब भी उन्हें वह भयानक अनुभव याद आता था तो उन्हें एक अजीब सा डर महसूस होता था। उनमें अब फिर से सप्तघातक वर्जित भूमि में युवराज चिराग के पीछे जाने का साहस नहीं बचा था। ठीक है, तो आप पंच अग्नि संप्रदाय में ही रहें और तन्वी और वनवीर पर नजर रखें। सप्तघातक वर्जित भूमि से लौटने पर मैं उस दुष्ट से हिसाब बराबर करूंगा, युवराज चिराग ने उनकी ओर देखते हुए कहा। एल्डर हरीश उनके साथ दोबारा सप्तघातक वर्जित भूमि में नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने उन्हें मजबूर भी नहीं किया। आखिरकार वह जानते थे कि सप्तघातक वर्जित भूमि कितनी खतरनाक है। यह समझ में आने वाली बात थी कि एल्डर हरीश जोखिम नहीं लेना चाहते थे। यहाँ तक कि वह स्वयं भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि वह इस बार सप्तघातक वर्जित भूमि से जीवित लौट आएंगे। जी, एल्डर हरीश तुरंत सहमत हो गए। यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उन दुष्ट तन्वी और वनवीर पर कड़ी नजर रखेगा। यह सुनकर युवराज चिराग ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने अपना सामान बांधा और सप्तघातक वर्जित भूमि के लिए पंच अग्नि संप्रदाय से निकल पड़े। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप, पशुपालन संप्रदाय। वह चुड़ैल तन्वी, उसने वास्तव में इतनी जल्दी अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया, प्रखर सिंह ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं। यह खबर सुनकर वह पागलपन की हद तक ईर्ष्या और असीम नफरत से भर गया था। जब से उसे 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में तन्वी द्वारा हराया गया था और यहाँ तक कि उसके अधीनस्थ स्वर्णभक्षी विषैले बिच्छू के मारे जाने के बाद भी उसके मन में उसके लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। उसने हमेशा सपना देखा था कि एक दिन वह तन्वी से अपना बदला लेगा और प्रतिशोध पूरा करेगा। लेकिन अब तन्वी ने इतनी तेजी से अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया था जिससे वह निराशा से भर गया था। तन्वी के 9वें स्तर को पार करने से पहले भी वह उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जब वह 9वें स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि उससे एक पूरा स्तर ऊंचा था, तो उसे यह भी नहीं पता था कि क्या वह उसके 3 वार भी सह पाएगा या नहीं। अंगार ज्वाला छिपकली के जुड़ने से भी वह शायद तन्वी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। प्रखर सिंह, आज से किसी और चीज के बारे में चिंता करना छोड़ दो और अपना एकांतवास शुरू करो। पशुपति ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था और कहा, जब तक तुम अमरलोक के 9वें स्तर को पार नहीं कर लेते तब तक बाहर मत आना। पशुपालन संप्रदाय का युवा प्रमुख कुछ महिलाओं को भी नहीं हरा सकता। हमारा पशुपालन संप्रदाय ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रखर सिंह सबसे पहले 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में तन्वी से हार गया था। कुछ ही समय पहले उसे हिमानी ने भी हराया था। पशुपालन संप्रदाय का युवा प्रमुख 2 महिलाओं को भी नहीं हरा सका। यह संप्रदाय के लिए एक पूर्ण अपमान था। हालांकि पशुपति को पता था कि तन्वी और हिमानी अत्यंत शक्तिशाली हैं। प्रखर सिंह की हार पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। आखिरकार जब वह प्रखर सिंह के स्तर पर था तब भी वह तन्वी और हिमानी का मुकाबला नहीं कर सकता था। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में और यहाँ तक कि तिमिर मंडल में भी समान साधना स्तर के शायद बहुत कम लोग हैं जो तन्वी और हिमानी को हरा सकें। यहाँ तक कि तिमिर मंडल के शीर्ष 10 पवित्र पुत्र जैसे कि वज्र और असुरमारक तन्वी और हिमानी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि यह जानने के बावजूद पशुपति को अभी भी बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि प्रखर सिंह एक के बाद एक तन्वी और हिमानी से हार गया था, केवल इसलिए क्योंकि प्रखर सिंह को पशुपालन संप्रदाय की युवा पीढ़ी के बीच सबसे प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था कि वह प्रखर सिंह की पशुपालन संप्रदाय के युवा प्रमुख की स्थिति को खत्म करना चाहता था। पशुपालन संप्रदाय के उस युवा प्रमुख का क्या उपयोग जो उसे नीचा दिखाए। लेकिन दुर्भाग्य से पशुपालन संप्रदाय के युवा पीढ़ी के शिष्यों में प्रखर सिंह से अधिक प्रतिभाशाली कोई नहीं था, इसलिए वह केवल दांत पीस कर रह गया और प्रखर सिंह को पशुपालन संप्रदाय का युवा प्रमुख बने रहने दिया। जी गुरुदेव। पशुपति की बातें सुनकर प्रखर सिंह तुरंत सहमत हो गया। वह जानता था कि हाल के वर्षों में उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, जिससे उसके गुरु पहले ही नाराज थे। वह समझता था कि पशुपति अपनी प्रतिष्ठा के बारे में अत्यंत चिंतित थे। तन्वी और हिमानी से उसकी लगातार हार निस्संदेह उसके गुरु को शर्मिंदा महसूस कराएगी। यदि उसने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो उसके गुरु उसे पशुपालन संप्रदाय के युवा प्रमुख के पद से भी हटा सकते हैं। सौभाग्य से पशुपालन संप्रदाय की युवा पीढ़ी में किसी के पास उससे अधिक उत्कृष्ट योद्धा प्रतिभा नहीं थी, अन्यथा संप्रदाय में उसकी स्थिति अत्यंत अनिश्चित हो जाती। सौभाग्य से साधना के कई वर्षों के बाद उसके साधना स्तर में भी काफी सुधार हुआ था। उसने दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा पर प्रकट हुए गुप्त क्षेत्र में काफी मात्रा में खजाने और संसाधन प्राप्त किए थे।
इन खजानों और संसाधनों की मदद से उसका साधना स्तर पिछले कुछ वर्षों में छलांग लगाकर आगे बढ़ा था। प्रखर सिंह को लगा कि वह शायद अमरलोक के 9वें स्तर को पार करने से ज्यादा दूर नहीं है। त्रिलोचन, तुम्हें भी आने वाले समय में साधना करने और अपने साधना स्तर में सुधार करने का समय निकालना होगा। पशुपति ने अपने बगल में खड़े त्रिलोचन की ओर मुड़कर कहा। हाल के वर्षों में श्रवण वर्षा विद्यापीठ, अमर खड्ग संप्रदाय, रहस्यमयी कन्या महल, दानव दमन संप्रदाय और शस्त्र निर्माण भवन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी थी, जिससे पशुपति को भारी दबाव महसूस हुआ। हालांकि उसने भी गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया था, लेकिन यह उसे सहज महसूस कराने के लिए पर्याप्त नहीं था। जी संप्रदाय प्रमुख, पशुपति की बातें सुनकर त्रिलोचन ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में स्थिति के बदलावों ने भी उसे भारी दबाव का एहसास कराया। वे दिन गए जब पशुपालन संप्रदाय दक्षिणी स्वर्ग मंडल में बेखौफ होकर घूम सकता था और अहंकार से काम कर सकता था। अब से वे युद्ध समर्थक गुट से केवल बढ़ता हुआ दबाव महसूस करेंगे। विशेषकर अमर खड्ग संप्रदाय के साथ अंतिम संघर्ष के बाद से इन युद्ध समर्थक गुटों के साथ उनके संबंध अनिवार्य रूप से टूट गए हैं। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि निकट भविष्य में उनका पशुपालन संप्रदाय अमर खड्ग संप्रदाय के साथ एक भयंकर लड़ाई का सामना कर सकता है। यह सफलता गोली लो। पशुपति ने कुछ पल सोचा, फिर अपना हाथ खोला, एक सफलता गोली निकाली और उसे त्रिलोचन की ओर उछालते हुए कहा, इस सफलता गोली को लो और देखो कि क्या तुम गहन शून्य लोक को पार कर सकते हो। एक निम्न श्रेणी की गहन शून्य लोक की गोली उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अतीत में वह त्रिलोचन को कभी भी एक निम्न श्रेणी की गहन शून्य लोक की गोली देने को तैयार नहीं होता, लेकिन अब पशुपालन संप्रदाय भारी दबाव का सामना कर रहा था और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे तत्काल अपनी शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अनिच्छा से यह निम्न श्रेणी की गहन शून्य लोक की सफलता गोली त्रिलोचन को दे दी। यदि त्रिलोचन इसके साथ गहन शून्य लोक को पार कर सकता है तो इससे उसका बहुत सारा दबाव कम हो जाएगा। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। यह देखकर त्रिलोचन ने जल्दी से सफलता गोली को स्वीकार कर लिया। वह बहुत खुश था। एक निम्न श्रेणी की गहन शून्य लोक की गोली ऐसी चीज थी जिसे वह अपने धन से कभी नहीं खरीद सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पशुपति उस पर एक निम्न श्रेणी की गहन शून्य लोक की गोली देने को तैयार होंगे। आपको पता होना चाहिए कि पशुपति कोई उदार व्यक्ति नहीं है। अगर यह पहले की बात होती तो उनसे स्वेच्छा से ऐसी निम्न श्रेणी की गहन शून्य लोक की गोली प्राप्त करना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन होता। ऐसा लगता है कि पशुपति अब अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भारी दबाव को भी महसूस कर रहे हैं। केवल इसी तरह से ऐसा शानदार अवसर उसकी झोली में आ सकता था। इस दिन प्रखर सिंह और त्रिलोचन दोनों ने अपना एकांतवास शुरू किया। उनमें से एक अमरलोक के 9वें स्तर को पार करने का प्रयास कर रहा था, जबकि दूसरा गहन शून्य लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। दक्षिणी महाद्वीप, एक विशाल पर्वत शिखर पर शमशेर पहाड़ की चोटी पर पालथी मारकर बैठे थे। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की दिशा में देख रहे थे। वह छोटी चुड़ैल तन्वी वास्तव में इतनी जल्दी अमरलोक के 9वें स्तर तक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि उसके पास संभवतः पन्ना मज्जा अमृत से कम कीमती कोई साधना खजाना नहीं है। शमशेर ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था। अमर खड्ग संप्रदाय के खड्ग कारागार में उस भयानक तलवार के संकल्प से गंभीर चोट सहने के बाद से वह इस पर्वत पर ठीक हो रहा था। अपने उपचार की प्रक्रिया के दौरान उसे खबर मिली कि तन्वी ने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है। शमशेर इस खबर से बहुत हैरान नहीं था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के विकास की गति एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। वह यह भी जानता था कि वनवीर के पास एक अतुलनीय रूप से चमत्कारी औषधि थी। ये गोलियां वर्तमान में तन्वी द्वारा वितरित की जाती थीं। हालांकि तन्वी ने सिंघानिया परिवार के योद्धाओं को ये चमत्कारी अमर औषधियां वितरित नहीं की, लेकिन शमशेर ने सिंघानिया परिवार के प्रमुख और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सबसे शक्तिशाली एल्डर के रूप में अन्य माध्यमों से इन अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी गोलियों को प्राप्त कर लिया था। उसने स्वयं भी इन चमत्कारी अमर औषधियों का सेवन किया था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इन गोलियों के चमत्कारी प्रभाव वास्तव में अभूतपूर्व थे। यहाँ तक कि उसके जैसे रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए भी इन चमत्कारी अमर औषधियों के काफी लाभ थे। हालांकि शमशेर अच्छी तरह जानता था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों को तन्वी द्वारा वितरित की जाने वाली अमर औषधियां तन्वी की साधना की गति को इतने आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचाने के लिए अपर्याप्त थीं। तन्वी की साधना की गति को ऐसे आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचने के लिए उसके पास इन अमर औषधियों की तुलना में कहीं अधिक चमत्कारी संसाधन होने चाहिए। उसने जिन साधना संसाधनों का उपयोग किया वे शायद पन्ना मज्जा अमृत से कम प्रभावी नहीं थे। केवल पन्ना मज्जा अमृत के संसाधन ही तन्वी की साधना की गति को ऐसे आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे सकते हैं। और वास्तव में शमशेर का अनुमान सही था। तन्वी वर्तमान में जिन साधना संसाधनों का उपयोग कर रही थी वे वास्तव में पन्ना मज्जा अमृत और श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दी गई उच्च श्रेणी की अमर औषधि थी। हालांकि उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों को जो गोलियां वितरित की वे केवल निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी की अमर औषधियां थीं, जबकि निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी की अमर औषधियों के प्रभाव भी उल्लेखनीय थे। फिर भी वे उच्च श्रेणी की अमर औषधियों की तुलना में काफी कमतर थे। काफी देर तक श्रवण वर्षा विद्यापीठ की दिशा में देखने के बाद शमशेर पहाड़ की चोटी से उड़कर विद्यापीठ की ओर चला गया। तन्वी ने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया था और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एक एल्डर के रूप में उसके लिए लौटना और उसे बधाई देना ही उचित और सही था। हालांकि उनके सिंघानिया परिवार के मयंक के वंश के साथ महत्वपूर्ण संघर्ष थे। हालांकि उन्होंने संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़े। उन्हें अभी भी दिखावा करने की जरूरत थी। इसके अलावा उसे अपनी वापसी पर श्रवण वर्षा विद्यापीठ की वर्तमान स्थिति की जांच करने की आवश्यकता थी।
उसे मिली जानकारी के अनुसार तन्वी ने हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की थी। इसके अलावा उसने इन नए भर्ती किए गए सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण दिया था। ये नए भर्ती किए गए सैनिक श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर एक शक्तिशाली नई शक्ति बन गए हैं। हालांकि शशिकांत ने उसे विस्तृत जानकारी प्रदान की थी, लेकिन उसे अभी भी वापस जाकर तन्वी के नए भर्ती किए गए सैनिकों की ताकत को समझने के लिए खुद देखना पड़ा। केवल स्वयं को और अपने दुश्मन को जानकर ही वह आगे की बदलती स्थिति का बेहतर ढंग से सामना कर सकता था। ठीक उसी समय जब शमशेर श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ओर जा रहा था, एल्डर यश, एल्डर राधिका और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य एल्डर्स और शिष्य भी दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के हर कोने से वापस आ गए। तन्वी का अमरलोक के 9वें स्तर पर पहुंचना श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी और स्वाभाविक रूप से वे सभी उसे बधाई देने के लिए लौटना चाहते थे। किसी भी मामले में श्यामचंद्र संप्रदाय के अधिकांश बचे हुए लोगों का सफाया हो चुका था और शेष बचे हुए लोग कहीं नहीं मिल रहे थे। श्यामचंद्र संप्रदाय का यह शुद्धिकरण अनिवार्य रूप से पूरा हो गया था। अगला कदम बचे हुए लोगों को अच्छी तरह से साफ करना था, दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप और यहाँ तक कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के हर कोने की खोज करना, ताकि उन्हें धीरे धीरे खत्म किया जा सके। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। श्रवण वर्षा विद्यापीठ, तपोवन शिखर। वरिष्ठ बहन तन्वी, कुलपति जी आ गए हैं, दीपाली ने तन्वी के सामने झुककर कहा। क्या गुरुदेव वापस आ गए? यह सुनकर तन्वी, जो श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दिए गए रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र को परिष्कृत कर रही थी, आनन फानन में अपनी सीट से उठी और मुख्य कक्ष से बाहर भागी। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। वह जानता था कि मयंक के इतने विनम्र होने का कारण एक अतिथि की तरह मिलने आना और सीधे तपोवन शिखर में प्रवेश करने के बजाय दीपाली से पहले रिपोर्ट करवाना, यह सब उसके कारण था। मयंक ने उसके साथ इतने सम्मान से व्यवहार किया और वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट तपोवन शिखर की तलहटी में पहुंचे और जल्दी से मयंक को पहाड़ पर आमंत्रित किया। यदि कुलपति जी को कोई काम था तो वे बस किसी को हमें बुलाने के लिए भेज सकते थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से तपोवन शिखर पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुलपति जी की हमारे प्रति विनम्रता वास्तव में हम कनिष्ठों के लिए असहनीय है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मयंक से कहा। हाँ, मेरे पतिदेव सही कह रहे हैं। यदि गुरुदेव को किसी चीज की आवश्यकता है तो वे बस किसी से हमें बुलवा सकते हैं और हम अपना सम्मान देने जाएंगे। हम गुरुदेव को व्यक्तिगत रूप से तपोवन शिखर तक आने का कष्ट कैसे दे सकते हैं? इस क्षण किनारे खड़ी तन्वी ने जल्दी से उसकी बात का समर्थन किया। हालांकि वह जानती थी कि मयंक विराट के कारण इतने विनम्र थे, फिर भी मयंक उसके गुरु थे और वह उनके शिष्टाचार के अयोग्य महसूस कर रही थी। हा, चाहे तुम मुझसे मिलने आओ या मैं तुमसे मिलने तपोवन शिखर आऊं, क्या यह सब एक ही बात नहीं है? इतनी औपचारिकता क्यों? युवा मित्र वनवीर। यह सुनकर मयंक जोर से हंसा। यद्यपि वनवीर की साधना कम थी, लेकिन उसने वनवीर को कनिष्ठ के रूप में मानने का साहस नहीं किया। यदि वनवीर ने मना नहीं किया होता तो वह उसके साथ कसम खाए हुए भाई बनना चाहता। तथ्य यह है कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ आज जहां था वह काफी हद तक वनवीर के कारण था। यदि वनवीर श्रवण वर्षा विद्यापीठ का कुलपति बनने को तैयार होता तो वह खुशी खुशी अपना पद उसे दे देता। जब तक यह श्रवण वर्षा विद्यापीठ को पुनर्जीवित करता है, मयंक को अपने व्यक्तिगत लाभ या हानि की परवाह नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद मयंक अपने बगल में खड़ी तन्वी की ओर मुड़ा और कहा, तन्वी, मैंने सुना है कि तुमने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है। जिस कारण से वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस भाग कर आया वह इसीलिए था क्योंकि उसने सुना था कि तन्वी ने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है। इसलिए वह विशेष रूप से यह देखने के लिए वापस आया था कि चीजें कैसी चल रही हैं। जी गुरुदेव। यह सुनकर तन्वी ने जल्दी से सम्मान में अपने हाथ जोड़े और सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, हम बहुत बढ़िया। यह सुनकर मयंक ने बहुत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, अब से मैं शांतिपूर्ण मन से श्रवण वर्षा विद्यापीठ को तुम्हें सौंप सकता हूं। तन्वी ने अमरलोक के 9वें स्तर को पार कर लिया है। अपनी युद्ध शक्ति के साथ वह मूल रूप से गहन शून्य लोक के नीचे अजेय है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के पीछे तन्वी के किला संभालने से वह निश्चिंत हो सकता है। अब से वह अपनी सारी ऊर्जा अग्रिम पंक्तियों और अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित कर सकता है। तन्वी का अमरलोक के 9वें स्तर तक तेजी से पहुंचना उसकी योद्धा प्रतिभा को दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युवा पीढ़ी के बीच यकीनन सर्वश्रेष्ठ बनाता है। वास्तव में पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी में लगभग कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता है। बेशक वनवीर एक अपवाद है। जब दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युवा पीढ़ी के योद्धा प्रतिभावानों का न्याय करते हैं तो मजबूत लोग सहज रूप से वनवीर को बाहर कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वनवीर की योद्धा प्रतिभा आम लोगों की समझ को पार कर गई है। उसकी तुलना अन्य योद्धा प्रतिभावानों से करना अर्थहीन है। अपने शिष्य को इतना असाधारण प्रदर्शन करते देख मयंक स्वाभाविक रूप से बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। जब मयंक संतुष्टि के साथ तन्वी को देख रहे थे तो उन्हें अचानक उसके द्वारा पहने गए रक्षात्मक वस्त्र से निकलने वाले शक्तिशाली स्पंदनों का आभास हुआ। अरे तन्वी, जो रक्षात्मक वस्त्र तुमने पहना है, क्या वह रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र हो सकता है? मयंक ने तन्वी द्वारा पहने गए रक्षात्मक वस्त्र को घूरते हुए आश्चर्य और संदेह के भाव से पूछा। जी गुरुदेव। तन्वी ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसे अभी तक विराट द्वारा दिए गए निम्न श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र को परिष्कृत करने का समय नहीं मिला था।
इसलिए वह इसे अपने शरीर के भीतर नहीं छिपा सकती थी। केवल एक जादुई हथियार को परिष्कृत करने के बाद ही वह इच्छानुसार बदल सकता है, शरीर के भीतर इच्छानुसार छिप सकता है और आवश्यकता होने पर इच्छानुसार बाहर बुलाया जा सकता है। तुम्हें यह रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, रक्षात्मक वस्त्र कहां से मिला? मयंक ने पूरी तरह से हैरान होते हुए पूछा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति के रूप में गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ होने के बावजूद उनके पास वर्तमान में केवल एक निम्न श्रेणी की रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, लंबी तलवार का जादुई हथियार था और अभी तक वे एक निम्न श्रेणी का रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, रक्षात्मक वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाए थे। हालांकि इस तथ्य ने कि तन्वी ने वास्तव में निम्न श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र प्राप्त कर लिया था, मयंक को चौंका दिया। यह सर्वविदित है कि रक्षात्मक खजाने अक्सर आक्रामक जादुई हथियारों की तुलना में अधिक कीमती और दुर्लभ होते हैं। विशेष रूप से रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र स्तर के रक्षात्मक जादुई हथियार जो अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र स्तर के बहुत कम रक्षात्मक वस्त्र हैं। यहाँ तक कि गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के बीच भी रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, रक्षात्मक वस्त्र ज्यादा नहीं है। अब तन्वी, जो कि एक 9वें स्तर की अमर लोक की योद्धा है, ने एक रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र प्राप्त कर लिया था। मयंक भला कैसे अत्यधिक हैरान नहीं होते? यह मेरे पतिदेव की ओर से एक उपहार था। तन्वी कुछ पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोलने से पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा। यह सुनकर मयंक अचंभे में पड़ गए। वह अपने बगल में खड़े श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखने के लिए मुड़े और सदमे के एक लंबे पल के बाद वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। युवा मित्र वनवीर वास्तव में उदार हैं। उसने यूं ही एक रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, रक्षात्मक वस्त्र निकाल कर दे दिया। यह धन का कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। यह वनवीर आखिर कौन था जो रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र, रक्षात्मक वस्त्र जैसे खजाने को इतनी आसानी से निकाल सकता था? और महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह केवल एक अर्धचरण अमरलोक का योद्धा था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांस